हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस लेक्चर में हम सीआरपीसी के चैप्टर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो कोर्ट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट्स के साथ जो उनके ऑफिसेज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। यूँ तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक 3 लेवल जुडिशरी की स्थापना की गई है, एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। 3 लेवल की जुडिशरी हमारे यहाँ है और बिल्कुल पिरामिड शेप में है। आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है और नीचे जैसे जैसे इस पिरामिड से हम नीचे आते हैं, कोर्ट्स ज्यादा होती जाती हैं, इसलिए हमने इसको पिरामिड शेप में बनाया है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम अपेक्स कोर्ट कहते हैं। जो कोर्ट्स हैं वो उनका सोर्स क्या है, कहाँ से जुडिशरी की स्थापना हुई, कहाँ से हमारा जुडिशियल जो सिस्टम है एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, इसके पीछे कौन सा मेन बेसिक सोर्स है। तो आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने खूब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम ये जुडिशरी का जो 3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमको पता चलता है। ये जो हमारा जुडिशरी का ऑर्गेनाइजेशन है ये एक पिरामिड शेप में है। बिल्कुल सबसे टॉप पर माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जिसको अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, और इसके बाद हर स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं। कुछ हाई कोर्ट 2 स्टेट्स के लिए भी काम करती हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पिरामिड शेप में है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिनमें तो नीचे ज्यादा कोर्ट्स हैं और जो जो हम ऊपर बढ़ते हैं कोर्ट्स की संख्या कम होती जाती है। तो 3 लेवल हो गए जुडिशरी के। पहला सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, इसके बाद हाई कोर्ट्स और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये पार्ट 5 में हम पढ़ते हैं कि इसका आर्टिकल 124 टू 147, आर्टिकल 124 टू 147 इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। इसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, तो ये आर्टिकल 214 टू 231, ठीक है, इसमें माननीय हाई कोर्ट्स के बारे में बात की गई है। और फिर जो तीसरा लेवल है, जो सबसे नीचे का लेवल है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। 233 टू 237 आर्टिकल्स में 6th पार्ट में इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात की गई है। अभी कई लोग इसको सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि न्याय के गलियारों में इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहना ज्यादा उचित समझते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट कहने से एक इंफीरियरिटी का भाव पैदा होता है। हमारे यहाँ हर कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट काम करती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किया गया है। नो डाउट माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को सुपरवाइज करते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। लेकिन इनको अब आम बोलचाल की भाषा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ज्यादा कहा जाने लगा है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बजाय। तो इसलिए मैं इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही कहूंगी, ठीक है। तो 3 लेवल आपको समझ में आ गए, ऊपर माने सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो ये जो हमारा सीआरपीसी का चैप्टर 2 है, इसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कोर्ट्स हैं, ये कौन कौन से कोर्ट्स होंगे और वो किस तरह काम करेंगे, इन सब के बारे में बात करता है। सब कुल मिलाकर जो हमारे पास पूरे इंडिया में जजेस हैं, वो माने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सब मिलाकर अराउंड 23,790 का ये फिगर है। ये केवल मैं अराउंड बता रही हूँ, क्योंकि जो कई बार ये मतलब वेरिएशन करेगा, पोस्ट बढ़ जाती हैं अलग अलग टाइम टू टाइम का। ये तो ये 19-20 के आसपास का फिगर है। वैसे तो लेटेस्ट ही है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट फिगर है, हम अराउंड की बात कर रहे हैं। 23,790 के आसपास हमारे पास पूरे इंडिया में जजेज हैं जो काम कर रहे हैं।
और इस ये 3 लेवल के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो हम आज इस लेक्चर में इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस की बारे में बात करेंगे। तो बोर्ड पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, हमने चैप्टर 2 का नाम इसमें लिखा है, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। और ये हमारा जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये हमारा सबसे बड़ा और अपेक्स कोर्ट है। पार्ट 5 में इसके बारे में बात की गई है, आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। फिर हाई कोर्ट्स हैं आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। 6th पार्ट में इसके बारे में बात की गई है। ये आर्टिकल है हमारा 233 टू 237। अब सीआरपीसी का सेक्शन 6 देखिए, ये क्या कहता है। अब इसमें कितने तरह की कोर्ट्स की स्थापना की गई है, 4 तरह की कोर्ट्स बताई गई हैं। एक सेशन कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास की कोर्ट है। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास की कोर्ट है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो 1st क्लास है उसमें महानगर मजिस्ट्रेट्स की भी बात की गई है, यानी महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट होंगे, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, जयपुर, ये महानगर एरियाज हैं। तो यहाँ की जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास की कोर्ट्स हैं वो महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स कहलाती हैं। तीसरा हमारा ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास नहीं है, केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास है। और फिर इसमें चौथी तरह की कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स भी शामिल की गई हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैं, देखिए ये सरकार के अंडर में आती हैं एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स जो है डीएम, एडीएम, एसडीएम वाली कोर्ट्स होती हैं। डीएम जो कलेक्टर होते हैं उनको जब ये क्रिमिनल काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तो एसडीएम। तो सीआरपीसी के तहत जो क्रिमिनल कार्रवाइयां हैं, जो प्रिवेंटिव तरीके की हैं, या सेक्शन 133 में कार्रवाई करते हैं या सेक्शन 145 में करते हैं, तो ये जो सारी कार्रवाइयां करते हैं तब ये लोग अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के रूप में काम करते हैं, तब इनको मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये बिल्कुल सरकार के अंडर में है। जो हाई कोर्ट के अंडर में है वो ये 3 तरह की कोर्ट्स ही हैं, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट 1st क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास। अब सेक्शन 6 इसके अलावा भी कोर्ट्स बताता है। वो ये कहता है हाई कोर्ट्स एंड अगर किसी दूसरे कानून में कोई कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई है, उनका गठन किया गया है, उनके अतिरिक्त ये कोर्ट्स होंगी। तो सीआरपीसी के तहत तो ये कोर्ट्स ही काम करेंगी, लेकिन सीआरपीसी का ये सेक्शन 6 ये भी स्पष्ट करता है कि कोई दूसरा कानून लाकर सरकार और कोई कोर्ट्स का भी गठन कर सकती है। अब कैसे? जैसे देखिए हमारे यहाँ पोक्सो कोर्ट है, अभी 2012 में पोक्सो अधिनियम लाया गया, तो इसके तहत ये पोक्सो कोर्ट्स की स्थापना की गई। इसी तरह एनडीपीएस कोर्ट है, एनडीपीएस एक्ट के तहत बनी है, तो ये स्पेशल कोर्ट है, एनडीपीएस की कोर्ट है। एससी एसटी कोर्ट एससी एसटी एक्ट के तहत लाई गई। इसी तरह एंटी करप्शन की कोर्ट है, तो हमारा जो एंटी करप्शन का लॉ है उसके तहत लाई गई। बम ब्लास्ट कोर्ट, कई बार कई जगह बम ब्लास्ट हो जाते हैं, तो जयपुर में जैसे बम ब्लास्ट हुए थे सीरियल, तो उसके लिए एक अलग से बम ब्लास्ट कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी। इसी तरह जैसे पीसीपीएनडीटी की कोर्ट्स हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या वाले मामले हैं जिसमें फीटस को ही समाप्त कर देते हैं, तो इनके लिए भी एक अलग से कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो इनको पीसीपीएनडीटी कोर्ट्स बोलते हैं। लेबर कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ लेबर कोर्ट्स राजस्थान में काम कर रही हैं, तो ये लेबर लॉज के तहत बनाई गई हैं। इसी तरह कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे एमएससीटी का ट्रिब्यूनल है, तो ये एमवी एक्ट के तहत ये एमएससीटी का ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है। तो इस तरह ये सेक्शन 6 हमारा ये कहता है कि हाई कोर्ट के अलावा और जो दूसरे किसी कानून के तहत कोई कोर्ट काम कर रहा है, उनके अलावा ये 4 तरह की कोर्ट्स होंगी। तो जनरल हमारे कोर्ट का ढांचा यही है, जहां सेशन कोर्ट होंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 तरह के होंगे, 1st क्लास एंड 2nd क्लास, तो 3 हो गए। और चौथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट की जो ये कोर्ट्स का हमारा जो जुडिशरी का
जो हमने 3 स्तरीय जो 3 लेवल की जुडिशरी का कंसेप्ट अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखा, तो ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स उनमें शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, ये जुडिशरी में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन सीआरपीसी में ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स भी बताई गई हैं। ये इसलिए बताई गई हैं कि चूंकि सरकार को अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने के लिए इन कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ता है, तो ये भी बाकायदा कोर्ट्स की तरह ही काम करती हैं। इनमें भी डायस बना होता है और उसी पर ये बैठकर डायस के उसमें काम करते हैं ये लोग, वहां भी एडवोकेट्स का आना जाना रहता है। तो ये कोर्ट्स भी काम करते हैं, लेकिन इनका अपना सीआरपीसी में आप जानते हैं कुछ चैप्टर्स बिल्कुल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए ही दिए गए हैं, तो उनके तहत ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेक्शन 6 आपको इस से समझ में आ रहा होगा। एक बार बोर्ड को और हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको ये दिखाई भी दे जाए। तो ये बोर्ड पर देखिए, ऊपर हमने सेक्शन 6 सीआरपीसी लिखा है और फिर ये सेशन कोर्ट, इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ जो फर्स्ट क्लास वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके साथ हमने महानगर मजिस्ट्रेट भी लिखा है। और फिर हमारी एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स, तो सीआरपीसी की के अनुसार ये 4 तरह की कोर्ट्स हो गई, लेकिन ये कोर्ट्स जो है इनके अलावा भी कोर्ट्स हो सकती हैं। एक तो इनके अलावा हाई कोर्ट तो है ही हमारी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एस्टेब्लिश की गई है, और अदर कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश की जा सकती हैं बाय एनी अदर लॉ। ठीक है, तो अब ये बोर्ड पर आपको स्पेशल कोर्ट्स, मैंने कुछ जो स्पेशल कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार ये जो मैंने कोर्ट्स लिखी हैं, पोक्सो, एनडीपीएस, एससी, एसटी, एंटी करप्शन, ये भी आपको दिखाई दे रही होंगी बोर्ड्स पर, और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बात कही गई है इस सेक्शन 6 में, कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड बाय एनी अदर लॉ, तो ये किस संदर्भ में कही गई है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कानून नए नए छोटे छोटे बनाए गए हैं जो स्पेशल एक्शंस को डील करते हैं, जैसे एनडीपीएस का कोर्ट, जो एनडीपीएस के मामले हैं जिसमें मादक पदार्थ जो होते हैं उनको ये कोर्ट्स डील करती है। जो पोक्सो कोर्ट है, 18 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ रेप हो जाता है तो उनके साथ डील करती है। जो एससी एसटी कोर्ट्स हैं वो एससी एसटी के लोगों के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, कोई अत्याचार होता है तो उनको डील करती हैं। इसी तरह एंटी करप्शन की जो कोर्ट्स हैं वो भ्रष्टाचार के मामलों को डील करती हैं। तो ये हमारी स्पेशल कोर्ट्स हैं। अब इसको और सिंपलिस्ट करने के लिए मैंने आपको ये समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया है। तो इसमें आप जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का खाका है ये बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे नीचे हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठा है, ठीक है। तो ये हमारी पहली सीढ़ी है जुडिशरी की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये हो गया। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रमोशन होकर वो सीजेएम बनता है और उसको कहेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये भी वैसे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही है, लेकिन देखिए बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रमोशन करके एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है उस जिले में, ठीक है। तो किसी भी जिले में जब हम बेसिक कोर्ट्स की बात करते हैं तो आपको 3 तरह के ये बेसिक कोर्ट्स मिलेंगी। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट मिलेगी, एक सीजेएम की कोर्ट मिलेगी और एक सेशन कोर्ट मिलेगी। सेशन कोर्ट में सेशन जज बैठते हैं, सीजेएम की कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका जो है मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आप इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ढांचे को समझ पाएं, क्योंकि जब बहुत सारी कोर्ट्स लिख दी जाती हैं तो आपको समझ में नहीं आता है ये कौन सी कोर्ट है, ये कहां से आ गई, क्या हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है। मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं है, तो इसलिए जहां जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वहां प्रमोशन की क्या स्थिति रहती है वो मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन जो राजस्थान की स्थिति है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सबसे पहली सीढ़ी है। यहाँ जो ही कोई व्यक्ति आरजेएस क्लियर करता है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में अपॉइंट किया जाता है।
अब ये जब है तो ये एक बेसिक जिला है, मान लीजिए हमारा जिला छोटा है तो हमारे पास 3 मूल कोर्ट मिलेगी, एक सेशन कोर्ट, एक सीजीएम कोर्ट और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब मान लीजिए जिला थोड़ा बड़ा हो गया या वहां ये मान लीजिए कि अपराध बढ़ने लगे तो क्या होगा कि और कोर्ट्स खुलती जाएंगी। अब कैसे उनका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए उनको ये कह दिया, एक तो ये जेएम की बेसिक कोर्ट हो गई, ये तो मूलभूत कोर्ट हो गई। अब मान लीजिए वहां कोई नई कोर्ट खुली तो उसको नाम दे देंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी जेएम फर्स्ट। फिर और एक और खुल गई, अपराध ज्यादा बढ़े, जेएम 2, फिर जेएम 3। अब मान लीजिए जिला बढ़ रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपराध और बढ़ रहे हैं। जैसे आप जयपुर, कोटा, उदयपुर की स्थिति को देखिए, ठीक है, या महानगर मजिस्ट्रेट्स को देख लीजिए, दिल्ली और बॉम्बे, इन सब को देख लीजिए। तो अब मान लीजिए और बढ़ा तो हम अगली जो कोर्ट खुलेगी उसको नाम दे देंगे जेएम नॉर्थ, फिर जेएम साउथ, जेएम वेस्ट और जेएम ईस्ट, इस तरह के नाम दे देंगे। ये नाम अजमेर में बहुत थे, है ना। यहाँ ये जो नॉर्थ कोर्ट थी, यहाँ मेरी पोस्टिंग थी तो जेएम नॉर्थ सिविल काम मुझे अलॉट किया गया था। तो ये सिविल काम को भी समझने के लिए देखिए, हमारे यहाँ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं तो अगर वो क्रिमिनल काम करते हैं तो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, सीआरपीसी के तहत काम करते हैं। और जब वो सिविल काम करते हैं तो उनको सिविल जज कहते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ जो पोस्टिंग है वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसमें दोनों ही पावर समाहित होती हैं, वो सिविल काम भी करते हैं और वो जुडिशियल काम भी करते हैं। तो फिर जॉइंटली उनको बोलते हैं ये सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजे एंड जेएम, सीजे एंड जेएम। तो ये उनका नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो बोर्ड पर और स्पष्ट दिखाने के लिए ये देखिए मैंने बोर्ड आपके सामने कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जेएम 1, जेएम 2, जेएम 3, फिर और ज्यादा अगर ऑफिसर बढ़े तो जेएम 1 नॉर्थ, जेएम 1 साउथ, जेएम 1 ईस्ट, जेएम 1 साउथ, इस तरह इसमें ये कर देते थे। जेएम 1 वेस्ट इसमें नहीं आया है, साउथ 2 बार लिखा गया है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। तो अब जैसे मैं कोटा थी मेरी पोस्टिंग, तो जेएम 3 नॉर्थ मेरी कोर्ट का नाम था, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए और कोर्ट्स की संख्या बढ़ती है और काम और बढ़ जाता है, उस जिले का एक्सपेंशन हो जाता है, अपराध की संख्या बढ़ जाती है, तो कुछ एडिशनल कोर्ट्स फिर और आ जाती हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो उनका नाम ही एडिशनल दे दिया जाता है। एडिशनल इसलिए कि वहां फिर केसेस ट्रांसफर होते हैं, उनको किसी थाने का जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं दिया जाता। बस जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो ओरिजिनल वाली जुरिडिक्शन की जो कोर्ट्स हैं उनमें काम दर्ज होता है डायरेक्ट, वही सिविल मुकदमे पेश होते हैं और उन्हीं से थाना अटैच होता है, और वहां से फिर ये एडिशनल कोर्ट में चेंज कर दिया जाता है, वहां सेंड कर दिए जाते हैं, फाइलें ट्रांसफर कर दी जाती हैं, ठीक है, एडिशनल कोर्ट्स में। और लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि एडिशनल कोर्ट में कोई थाना अटैच ही नहीं होगा या वहां काम डायरेक्ट नहीं जा सकता, डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन ये वहां की मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट जज साहब किस तरह इसको मैनेज करते हैं। लेकिन कोर्ट्स का नाम एडिशनल हो जाता है क्योंकि वहां इसी उम्मीद से कोर्ट बनाए जाते हैं कि इनमें काम को हम ट्रांसफर करेंगे। तो एडिशनल में जैसे नाम कैसे हो जाएगा, जैसे एसीजे एंड जेएम यानी एडिशनल सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये 1 नंबर हो गया। फिर एडिशनल सीजे एंड जेएम यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 नॉर्थ, एसीजे एंड जेएम 3 नॉर्थ। तो इस तरह ये हो जाता है। अब जैसे मैं वहां अजमेर थी तो मेरी कोर्ट का नाम था जेएम साउथ। तो जैसे नॉर्मल ऑफिसर्स की बातचीत होती है उसमें भी फिर वो अपना नाम यूज नहीं करते, कोर्ट्स के नाम से ही एक दूसरे को पुकारने लगते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछता था तो मैं कौन सी कोर्ट में हो, मैं 3 नॉर्थ, पूरा नाम नहीं बोलते थे, 3 नॉर्थ, ऐसे बातचीत में आ जाता था। अभी जैसे मान लीजिए पोक्सो कोर्ट है तो अगर पोक्सो में मेरी पोस्टिंग मान लीजिए है तो बोल देंगे पोक्सो मैडम। अब अगर एनडीपीएस में है तो एनडीपीएस मैडम या एनडीपीएस सर। तो ऐसे एससी एसटी वाले साहब, ठीक है, या बम ब्लास्ट मैडम,
बम ब्लास्ट वाले साहब। तो ऐसे जो है आपस की बातचीत में भी हम लोग कोर्ट का के नाम से ही एक्वेंटेड ज्यादा रहते हैं, एक दूसरे का नाम कम यूज करते हैं। वो शायद बातचीत में वो आ जाता है क्योंकि सारे दिन उन्हीं उन्हीं नामों को पुकारते हैं, तो ऐसा माहौल बन जाता है एक दूसरे से। जैसे अगर पीछे से भी बात कर रहे हैं किसी की या किसी को बुला के लाना है तो वो बोलेंगे JM1 नॉर्थ वाले साहब को बुला के लाना, तो ये पूरा नाम तो बड़ा लंबा हो जाता है, तो बोल देंगे ये 1 नॉर्थ वाले साहब को बुला के लाना तो एक बार। ऐसे ये बातचीत में ये आ जाते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट है, लेकिन काम की अधिकता से देखिए कि ये कितना एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट का भी कितना एक्सपेंशन हो गया। तो ये डिपेंड करेगा, जैसे छोटा जिला है तो एक कोर्ट ही बहुत है, तो एक कोर्ट ही अगर बहुत है तो उसका नाम भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही आपको मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वहां काम बढ़ेगा तो ये JM मजिस्ट्रेट की बहुत सारी कोर्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थिति देखते हैं। जिले में केवल एकमात्र चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन अब कार्य की अधिकता हो तो क्या करें, तो फिर एडिशनल CJMs की नियुक्ति की जाती है, जिनको ACJMs बोलते हैं। अब आप ये देखिए बोर्ड पर हमने ये जिले में केवल एक होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से प्रमोशन होके ACJM या CJM लगाया जाता है। तो जो एडिशनल जो हमारे पास नाम है, सरकार की पोस्टों में एडिशनल नाम बहुत आता है, जैसे SP के साथ एडिशनल लगाया तो एडिशनल SP बने। तो अब हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। ये देखिए जो सबसे हमारी नीचे की कड़ी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, उसका जब प्रमोशन होता है तो वो ACJM बनता है, यानी एडिशनल CJM। जो सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो एडिशनल शब्द है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे यहाँ जैसे SP अगर बनेंगे तो उससे पहले एक और पोस्ट होती है एडिशनल SP की। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे यहाँ DM जो कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो उनसे भी एक नीचे एक पोस्ट रहती है डिस्ट्रिक्ट ADM की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसी तरह की ये एक पोस्ट है ACJM की, जो CJM का ये एडिशनल होता है। अब इसमें अंतर कुछ भी नहीं होता, जो ACJMs होते हैं उनमें से ही जो सीनियर ACJM होता है उसको CJM लगा दिया जाता है। CJM और ACJM की जो पावर्स हैं वो जुडिशियल पावर बिल्कुल बराबर हैं, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का अंतर होता है। CJM के पास उस जिले की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं, क्योंकि एक जिले में केवल एक CJM ही अपॉइंट किया जाता है। अब जैसे ACJM बनते हैं, अब ACJM तो जैसे जुडिशियल काम की अधिकता बढ़ती है, बहुत सारी ACJM कोर्ट्स खोल दी जाती हैं, तो फिर उनके नाम उसी तरह हो जाते हैं, जैसे ACJM1, ACJM2, ACJM3, ACJM4। ठीक है, तो इस तरह उनके नाम हो जाते हैं, और साथ में सिविल जज भी इसके साथ जुड़ जाता है, तो CJ एंड ACJM। ठीक है, तो इस तरह ये सिविल जज भी होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल वर्क जब करेंगे तो ACJM कहलाएंगे, और जब सिविल वर्क कहेंगे तो ये सिविल जज कहलाएंगे सीनियर डिवीजन के। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में CJM के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, तो एक तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, तो उनके और बार के बीच में ये एक सेतु का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं रिलेशन को मेंटेन करने में। क्योंकि कोर्ट की फंक्शनिंग तभी अच्छे से चल सकती है जब बार और बेंच के बीच में कॉर्डियल रिलेशन हो। अल्टीमेटली दोनों का उद्देश्य न्याय में सहभागी होना होता है, तो इसलिए बार की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं तो उनसे कैसे डील करना होता है, वे अपनी प्रॉब्लम्स किसको जाके बताएंगे, क्योंकि बार में उनका जैसे सिटिंग कैसे होनी है, या किसी पर्टिकुलर किसी कोर्ट से समस्या आ रही है या क्या हो रहा है, तो वो डायरेक्ट जो है CJM या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के ही उसमें रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के भी बिल्कुल डायरेक्ट ना होके वो CJM वहां एक सेतु के रूप में काम करता है। डिस्ट्रिक्ट जजेस अपना काम CJM के माध्यम से ही करवाते हैं, कोई भी बात उनको कहनी है या कुछ भी जैसे समस्या है या कोई फंक्शन होना है या क्या है, तो जैसे बार एंड बेंच के। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट के बीच में जो रिलेशन मेंटेन होना है उसमें भी CJM की एक बड़ी भूमिका होती है। यूं तो डिस्ट्रिक्ट जजेस का हाई कोर्ट से लिंक रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से CJM करते हैं।
तो इसी तरह सुपरविजन ऑफ कोर्ट्स, जितनी भी एसीजीएम की कोर्ट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट है तो उनका सुपरविजन भी सीजीएम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेज और मजिस्ट्रेट्स के बीच में भी ये सीजीएम जो है एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजेज डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के कांटेक्ट में नहीं रहते। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो रह नहीं सकते, यूं तो रहते ही हैं, लेकिन अगर कुछ भी उनको बात पहुंचानी है तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से बात ना कहकर वो सीजीएम को कह देते हैं कि आप मजिस्ट्रेट्स तक ये बात पहुंचाइए। तो सीजीएम उनकी मीटिंग लेके और जो जज साहब का एजेंडा है, जिस रूप में उनको काम करना है या जो प्रशासनिक और दूसरे काम होते हैं कि इसको कौन सा काम अलॉट होना है, तो ये सीजीएम के माध्यम से मजिस्ट्रेट तक जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज एंड क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो मजिस्ट्रेट पर अपनी जो सुपरवाइजरी पावर है वो सीजीएम के माध्यम से ही यूज करते हैं। इसी तरह जैसे केसेस का ट्रांसफर है तो सीजीएम को पावर होती है कि वो जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो अलग अलग उसमें बांट सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किस कोर्ट में। मैनेजमेंट को देखना बेसिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी कोर्ट में काम ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी थाने का इंस्टीट्यूशन कम है, तो इन सब को किस तरह कोऑर्डिनेट करना है ये सीजीएम का काम है। इसी तरह जुडिशरी का तालमेल पुलिस से कैसे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे काम पुलिस से भी जुडिशरी के पढ़ते हैं और पुलिस के काम जुडिशरी से पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी क्रिमिनल ये जो हमारी सीआरपीसी है इसमें जुडिशरी के साथ पुलिस को लिंक किया गया है। जैसे तामिल है तो वो पुलिस को जाएगी। अब मान लीजिए तामिल प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, कुछ जो थाने हैं वो बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो अब मजिस्ट्रेट्स उन थानों से डायरेक्ट बात नहीं करते। क्या ये सारी बातें सीजीएम के माध्यम से ही वहां तक पहुंचाई जाती हैं। तो सीजीएम जो है वो अपना एसपी से तालमेल बिठाकर रखते हैं कि किस तरह कोर्ट्स का काम बेटर किया जा सकता है, और पुलिस की अगर कोई समस्या है तो वो भी डायरेक्ट सीजीएम के पास ही आती है। फिर सीजीएम अपने मजिस्ट्रेट से उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह हम इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कई बार एफआरओ की समस्या है और चालानों की समस्या है, कई बार टाइमिंग की समस्या रहती है कि चालान टाइम से नहीं लाते हैं। तो ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं ये सीजीएम जो है पुलिस और जुडिशरी के माध्यम में भी एक लिंक बनता है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का भी लिंक सीजीएम से रहता है। पूरी जुडिशरी अपने सीजीएम के माध्यम से ही प्रशासन के साथ वार्तालाप करती है, यानी जो भी समस्या होती है वो सीजीएम को बताई जाती है, फिर सीजीएम उसको कलेक्टर के सामने रखकर उसको शॉर्ट आउट करता है। या प्रशासन की कोई समस्या किसी काम में आ रही है, कोर्ट्स के किसी काम में, तो कोई ऐसी कोई बात है जो बातचीत के लेवल पर हल हो सकती है, तो उसके लिए भी मीटिंग्स वगैरह आयोजित की जाती हैं। कई बार दूसरी और मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उनके भी जैसे मेंबर हैं वो सीजीएम होते हैं, या सीजीएम की अध्यक्षता में वो कमेटियां बनी होती है जिसमें एसपी और कलेक्टर मेंबर होते हैं। तो इस तरह बहुत सारी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं। और इसी तरह जैसे लोक अदालत का काम है, एडीआर का काम है। प्रशासन के बिना तो भाई एग्जीक्यूटिव भले ही हो, लेकिन एक जिले में 3 इनका सेटअप है। जो प्रशासन में एक तो ये प्रशासनिक अधिकारी आ गए, दूसरे पुलिस अधिकारी आ गए और दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए जुडिशरी के। तो तीनों का तालमेल जो है वो कुछ कामों में जरूरी होता है, अदरवाइज वहां की व्यवस्था जो है वो चलाई जानी बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि इनकी बहुत फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग्स तो बिल्कुल नहीं होती हैं। कोई भी जुडिशरी के अधिकारी बिल्कुल अलग रहते हैं पुलिस और प्रशासन से। कारण उसका यह है कि पुलिस के खिलाफ भी लगातार जुडिशरी को ऑर्डर करने पड़ते हैं और प्रशासन के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ तो करने ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए सिर्फ जो आधिकारिक प्रवक्ता एक तरह से मान लीजिए जो होता है, जो इनके बीच में एक सेतु का काम करता है, वो सीजीएम होता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सीजीएम के माध्यम से ही, एक तरह से नोडल ऑफिसर मैं कहूँ इसको, कि वो उसके माध्यम से ही प्रशासन की बातें ऑफिसर्स तक आती हैं, जुडिशियल ऑफिसर तक, और जुडिशियल ऑफिसर्स की बातें, मान लीजिए उन्हें कोई समस्या आ रही है, कोई पर्टिकुलर वारंट तामील नहीं हो पा रहा है या और किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो
तो वो सब उसका माध्यम जो है वो सीजीएम ही बनता है। इसी तरह प्रोटोकॉल का अगर कोई काम है तो वो भी सीजीएम के माध्यम से ही होता है। इस तरह बहुत सारे जो प्रशासनिक काम हैं वो सीजीएम को देखने पड़ते हैं। इन सारे कामों की जो पावर है वो एसीजीएम को नहीं होती है। हालांकि उनको अलॉट की जा सकती है, कोई स्पेशल काम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी एसीजीएम को अलॉट कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनको वैसे पावर नहीं होती, वो अपने जुडिशियल वर्क ही उनको करना होता है। तो इस तरह ये हमने सीजीएम का कंसेप्ट देखा कि सीजीएम और एसीजीएम में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। अब इसी तरह सेशन कोर्ट्स को देख लीजिए। अब सेशन कोर्ट में जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, तो आजकल वैसे तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, क्योंकि यही जिले का हेड होता है अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। लेकिन क्या है कि अब बहुत सारे एक्ट्स बन गए, जैसे पोक्सो कोर्ट्स हो गई, एनडीपीएस, सीबीआई, बम ब्लास्ट, एमएससीटी का ट्रिब्यूनल है, लेबर कोर्ट्स, टाडा कोर्ट्स, इस तरह कई सारी कोर्ट्स हो गई। इनमें जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो अधिकारियों के अपॉइंटमेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के ही अधिकारी इनमें अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही गंभीर और संगीन मामले आते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता को देखते हुए इसमें बहुत ही सीनियर जजेज को लगाया जाता है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं और इन्हीं की इन कोर्ट्स में पोस्टिंग होती है। तो अब इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जज के पास प्रशासनिक पावर है। अब ये जो कोर्ट्स हैं हमारी पोक्सो, एनडीपीएस, इनके पास केवल अपनी कोर्ट का जुडिशियल वर्क ही उनको करना होता है। तो ये जो हमारे मेन जो जिले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनको आजकल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाने लगा है। तो जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास होती है और साथ में जुडिशियल वर्क तो होता ही होता है। ठीक है। अब कई कोर्ट्स में क्या होती है कि जैसे मान लीजिए किसी जिले में काम की अधिकता है तो और कोर्ट खोलने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज की कोर्ट्स खोल दी जाती है, तो इनको बोलते हैं एडीजे। अब एक तो जैसे मूल एडीजे हो गए जो उस डिस्ट्रिक्ट में हो गए, दूसरे एडीजे 1, एडीजे 2 ऐसे हो गए, या कई बार एडीजे के आगे शुरू से ही नंबरिंग कर दी जाती है, एडीजे 1, एडीजे 2। तो ये काम की अधिकता के हिसाब से एडीजे बना दिए जाते हैं। इनको भी जुडिशियल वर्क की पावर होती है। जुडिशियल वर्क तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं उनका बराबर ही होता है, लेकिन इनके पास जो है प्रशासनिक पावर होती है। इसी तरह ये जो पोक्सो कोर्ट, एनडीपीएस, सीबीआई, ये अपनी कोर्ट का काम करते हैं और इनकी कोर्ट का एक अलग से सेटअप होता है, और ये जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज हैं उनके अंडर में नहीं आते हैं, बल्कि इनका डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट से लिंक रहता है। ठीक है। अब जैसे क्योंकि ये जो पोक्सो, एनडीपीएस, ये अलग अलग स्पेशल एक्ट्स बनाकर उनके तहत स्थापित की गई हैं। जो सीआरपीसी के तहत कोर्ट्स स्थापित हैं जैसे एडीजे, सीजीएम, जेडीएम, इन्हीं का ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हमारे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनका प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। अब जैसे एससी एसटी की कोर्ट है, ये भी एडीजे लेवल की कोर्ट होती है। इसमें भी एडीजे लेवल के अधिकारी को ही, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ही पीठासीन अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ये सहायक सेशन न्यायाधीश भी होते हैं। इनकी तो जुडिशियल पावर में भी अंतर होता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज की पावर से इनकी पावर थोड़ी कम होती है सहायक सेशन न्यायाधीश की, लेकिन राजस्थान में ये नहीं है। तो ये हमारा कोर्ट्स का एक ढांचा, उनका एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपके सामने रखा है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम धाराओं को और देख लेते हैं। जो सेक्शन 9 से लेकर 23 तक इन कोर्ट्स के बारे में पूरी व्यवस्था की गई है कि कैसे राज्य सरकारें और कोर्ट्स को ओपन करती हैं। तो चाहे सेशन जज का कोर्ट हो, चाहे एडिशनल सेशन जज का कोर्ट हो, और चाहे मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, जो भी कोर्ट है उसको ओपनिंग का काम गवर्नमेंट करती है। कहीं भी कोई कोर्ट खोलना होता है तो कोर्ट्स को ओपनिंग का काम राज्य सरकारें करती हैं, और उसमें जजेज की जो अपॉइंटमेंट है, पीठासीन अधिकारी की जो नियुक्ति है, वो हाई कोर्ट के का काम होता है।
तो यहाँ इस सेक्शन 9 और 10 में सेशन जजेज, असिस्टेंट सेशन जजेज और एडिशनल सेशन जजेज की बात बताई गई है कि किस तरह असिस्टेंट सेशन जज काम करते हैं, किस तरह सेशन जजेज जो है अपने काम करते हैं, और ये एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के अंडर में काम करते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है, वैसे तो ये बहुत इजी सेक्शंस हैं, आप सबको इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपको पहले से ही पता है, आप लोग इतना पढ़ चुके हो। मेन जो मुझे समझाने की बात है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं पता होगी, वो सेक्शन 9(5) और सेक्शन 10(3) है। ये जो सेक्शन 9(5) और 10(3) है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें लिंक ज्यूरिडिक्शन और एडिशनल ज्यूरिडिक्शन की बात कही गई है। जो अर्जेंट मैटर्स कोर्ट में आते हैं, उनकी हियरिंग कोर्ट्स में कैसे होती है, वो इनके माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ क्या होता है, लिंक ज्यूरिडिक्शन में जैसे मान लो कोई एक कोर्ट का ऑफिसर छुट्टी पर है या कोई अर्जेंट काम से कहीं चला गया है, कोई उसकी ऑफिशियल ड्यूटी कहीं लग गई है, तो ऐसी स्थिति में तात्कालिक रूप से उसका काम कौन देखेगा? तो इसके लिए लोकल लेवल पर ही, उस जिले स्तर पर ही जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज हैं, वो लिंक ज्यूरिडिक्शन तय करते हैं। और उस लिंक ज्यूरिडिक्शन में ऐसे तय कर दिया जाता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज छुट्टी पर होंगे तो उनका काम एडिशनल सेशन जज देखेंगे। अगर एक एडिशनल सेशन जज है तो भी उसमें बताया जाता है कि कौन सा 1 नंबर देखेंगे या 2 नंबर वाले साहब देखेंगे। फिर एडिशनल सेशन जज नंबर 1 अगर छुट्टी पर हैं तो 2 नंबर देखेंगे। अगर 2 नंबर छुट्टी पर हैं तो उनका काम 3 नंबर के पास जाएगा। 3 नंबर छुट्टी पर हैं तो 4 नंबर के पास जाएगा। और फिर कोई भी एडिशनल सेशन जज नहीं है तो उनका काम फिर सीजीएम के पास जाएगा। सीजीएम का काम एसीजीएम के पास जाएगा। एसीजीएम का काम मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। और फिर मजिस्ट्रेट का काम, मजिस्ट्रेट का लिंक वापस एसीजीएम को बना दिया जाता है। तो इस तरह ये राउंड फिगर वाली व्यवस्था होती है कि एक ऑफिसर छुट्टी गया तो उसका काम दूसरी कोर्ट के पास आ जाएगा, ताकि जो पब्लिक है उसका जो अर्जेंट मैटर के काम है वो रुके नहीं और किसी को तकलीफ ना हो। इसलिए ये लिंक ज्यूरिडिक्शन की व्यवस्था की गई है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करते हैं लिंक ज्यूरिडिक्शन। और इसमें केवल अर्जेंट जो मैटर्स हैं, जैसे बेल एप्लीकेशन है, सुपुर्दगी की एप्लीकेशन है, या कोई चालान आना है जिसकी लिमिट कंप्लीट हो रही है, चार्जशीट 90 दिन पूरे हो रहे हैं, 60 दिन पूरे हो रहे हैं, तो फिर वो इसमें आती हैं। और इसके एक होता है एडिशनल ज्यूरिडिक्शन। तो एडिशनल ज्यूरिडिक्शन की पावर हाई कोर्ट के पास होती है। इसमें उनको उस पर्टिकुलर कोर्ट का फुल फ्लेश पावर दे दिया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर 6 महीने की छुट्टी चला गया, या फिर उसका ट्रांसफर हो गया और उस कोर्ट में किसी भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में कई बार तो कोर्ट्स खाली छोड़ दी जाती हैं, लेकिन फिर लोगों को दिक्कत होती है, एडवोकेट्स को दिक्कत होती है, बेचारे पब्लिक के लोग आते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट में जो जिन कोर्ट्स में पीठासीन अधिकारी हैं उनको उसका लिंक, ये एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। मान लीजिए जैसे ये कोर्ट है, इसमें ए ऑफिसर हैं और ये कोर्ट खाली है, तो इस कोर्ट को इसके साथ इसमें एडिशनल इनको चार्ज दे दिया जाता है। कई बार एडिशनल चार्ज नाम से दिया जाता है और कई बार एडिशनल चार्ज कोर्ट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ए ऑफिसर हैं तो ए ऑफिसर को इस दूसरी वाली कोर्ट का ऑफिसर, डीम्ड ऑफिसर बना दिया जाता है कि ये इसका एडिशनल काम करेंगे, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो जब ये एडिशनल चार्ज हाई कोर्ट दे देती है तो उस वक्त इनको इस कोर्ट का पूरा काम, सिर्फ अर्जेंट ही नहीं, हर तरह का काम करने की पावर मिल जाती है और वो एक फुल फ्लेश अधिकारी के रूप में उस कोर्ट का काम करते हैं। फैसले भी कर सकते हैं, उनके बयान भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, गवाहों के सारा काम कर सकते हैं। तो ये 2 तरह के ज्यूरिडिक्शन खास हैं। इसी तरह लिंक ज्यूरिडिक्शन का जो महत्व है वो जो एक रिमांड देने के मामले में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए संडे की छुट्टी है या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो उस वक्त कैसे उसको मैनेज करेंगे काम को? पुलिस ने कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया, किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, अब 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना है। अब मान लीजिए सैटरडे को शाम को 7 बजे उसको गिरफ्तार किया,
ठीक है, सैटरडे को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसको पेश करना है। तो संडे को अगर पेश नहीं किया तो मंडे को तो 24 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए एक संडे की मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगती है। तो वो इसीलिए लगती है, वो जो ऑफिसर हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो सारी कोर्ट्स का उस दिन का अर्जेंट वर्क करते हैं। तो ये उनकी ये भी एक तरह से लिंक व्यवस्था है। इसी तरह विंटर वेकेशन जैसे कोर्ट्स में आती है तो उस वक्त जो मजिस्ट्रेट है उनकी ड्यूटी लगती है, वो अप टू सीजीएम लेवल की सारी कोर्टों का काम उस वक्त अर्जेंट रूप में करते हैं। और जो एसीजीएम या सीजीएम की ड्यूटी लगती है उनको डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेज या अगर है तो वहाँ, और एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज, उनकी पावर दी जाती है। तो एसीजीएम या सीजीएम लेवल के अधिकारी तो सेशन जजेज का काम करते हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं वो अप टू सीजीएम लेवल की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये इस तरह ये जो छुट्टियों में और कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो उनमें कोर्ट्स की जो बेटर मैनेजमेंट को बनाने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। तो ये सेक्शन जो 9(5) है और 10(3) है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टि से। इसी तरह जैसे मान लीजिए 164 के बयान रिकॉर्ड करने होते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। अब एक मजिस्ट्रेट को किसी थाने से अटैच किया जाता है कि इस थाने में जो भी 164 के बयान आएंगे वो ये मजिस्ट्रेट साहब लेंगे। अब वो अगर छुट्टी पर हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर उनकी कोर्ट की जो लिंक कोर्ट है वो उनका काम देखेगी और वो उनके 164 के बयान को रिकॉर्ड करेगी। तो इसी तरह डाइंग डिक्लेरेशन है, पहले जैसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती थी तो उसमें भी इसी तरह लिंक मजिस्ट्रेट काम कर सकते थे। तो इस तरह कोर्ट्स में बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है और जिसके माध्यम से कोर्ट्स जो है सुचारू रूप से चलते रहते हैं। फिर ये सेक्शन 11 से लेकर 15 तक मजिस्ट्रेट्स की बात की गई है। इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा, फिर एडिशनल जो सीजीएम होते हैं या सीजीएम होते हैं और फिर इनका सुपरविजन सीजीएम करेगा और इनका जो टेरिटोरियल जुडिक्शन है वो भी सीजीएम तय करेगा हाई कोर्ट के सुपरविजन में अंडर में रहते हुए। जैसे थानों का अलॉटमेंट है तो थानों का अलॉटमेंट सीजीएम कर देते हैं, या उनका रीसफलमेंट करना होता है, रीसफलिंग करनी होती है थानों की, वो भी सीजीएम। तो वो उनका लोकल जुडिक्शन तय करने का उनका अपना पावर है। अगर कोई स्पेशल जजेज, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ स्पेशल जजेज अपॉइंट किए जाए तो वो भी हाई कोर्ट कर सकती है, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दे दी जाती है। उसके पास योग्यता जरूर होनी चाहिए तभी वो पावर दी जाएगी और केवल 1 साल के लिए ही दी जा सकती है। तो सेक्शन 11 से लेकर 15 तक की ये बातें इसमें मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करती हैं। सेक्शन फिर 16 से लेकर और इसमें 19 तक महानगर मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की है। तो वही सेम पैटर्न है उसमें महानगर मजिस्ट्रेट्स का भी, ठीक है, और उसमें भी कैसे लोकल जुरिडिक्शन होगा, कैसे उनका सबऑर्डिनेशन होगा, वो बिल्कुल मजिस्ट्रेट्स की तरह ही होता है। फिर सेक्शन जो 20 से लेकर 23 तक ये इनकी एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है, प्रशासन वाले जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, उनकी बात की गई है कि उनका भी अपना लोकल जुरिडिक्शन बटा हुआ होता है, जिसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो कलेक्टर होते हैं, वो उनका बंटवारा करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो एडीएम हो, एसडीएम हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जिला एक बहुत बड़ा होता है और जिले में कई तहसीलें होती हैं और कई सब डिवीजन होते हैं, तो वहाँ अलग अलग मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो उन सब की व्यवस्था संभालना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि वो उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तय करे और वो उनके सुपरविजन उनका करता है। तो ये जो सारी बातें ये इसमें थी। धाराएं मैंने बहुत इसलिए नहीं बताई कि ये बहुत ही इजी है और इसमें मुझे लगता है कि ये क्योंकि पहला ही दूसरे नंबर का चैप्टर है तो इसको आप बार बार पढ़ते ही रहते हैं, तो ये तो आपको इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑफिसेज की व्यवस्था को भी देख लेते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, मेन उनका
जो हियरिंग का कोर्ट होता है वो मेन कोर्ट होता है, उसमें वो डाइस पर बैठकर हियरिंग करते हैं। फिर उसके पीछे उनका चैम्बर होता है जिसमें वो रेस्ट कर सकते हैं या अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए उसको यूज में ले सकते हैं। ये जो मेन कोर्ट है इसके साथ ऑफिसेज भी होते हैं। ऑफिसेज में फाइलें वगैरह रहती हैं, जो भी रजिस्टर वगैरह हैं वो वहाँ रखे जाते हैं। और इन ऑफिसेज में रीडर, स्टेनो, जो क्लर्क्स होते हैं, क्लर्क्स 2 प्रकार के होते हैं, सिविल क्लर्क्स होते हैं, क्रिमिनल क्लर्क्स होते हैं, पियोन्स वगैरह होते हैं, वो सब वहाँ बैठकर काम करते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रलाइज व्यवस्था होती है रिकॉर्ड रूम की, कॉपिंग डिपार्टमेंट होता है, जो कॉपिंग वगैरह कोर्ट्स में बयान होते हैं, ऑर्डर शीटें हैं, फाइलें हैं, इनकी कॉपिंग जाती रहती है। तो हजारों की संख्या में डेली कॉपिंग जाती हैं। रिकॉर्ड रूम है, वहाँ जो डिस्पोजल फाइलें हो जाती हैं वो रिकॉर्ड रूम में जमा हो जाती हैं, या जिसमें स्टैंडिंग वारंट कोर्ट जारी करता है, मुलजिम एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, तो वो कोर्ट्स की जो फाइलें हैं वो रिकॉर्ड रूम में चली जाती हैं। फिर जब मुलजिम आता है तो वो रिकॉर्ड रूम से वापस कॉल अपॉन की जाती हैं। इसी तरह अकाउंट्स सेक्शन होता है, जितने भी जुर्माने वगैरह जमा होते हैं उन सब का ये हिसाब रखता है। रोजाना बैंक से इनकी डीलिंग होती है अकाउंट सेक्शन की, और ऑफिसर्स, स्टाफ की तनख्वाह वगैरह सब बनाने का काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। फिर नजारत शाखा होती है। ये जो नजारत शाखा है ये एग्जीक्यूशन की कार्रवाई का ध्यान रखती है। बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं, लेकिन जैसे सिविल मामले हैं, किसी की कोई कोर्ट की डिग्री हो गई तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसमें, तो ये स्टाफ के माध्यम से नजारत शाखा इस तरह के काम करती है। मालखाना 2 प्रकार का होता है, डबल लॉक का और सिंगल लॉक का। तो इसमें अलग अलग ये जो केसेज में माल जमा होता है, जब्त होता है, सीज किया जाता है, वो मालखाने में उसकी एंट्री वगैरह होती है। तो ये जो मालखाना का ऑफिस है ये सारा काम उनका पूरा रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। मुंसिफ का डिपार्टमेंट होता है। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे होता है जो ये कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स इन सब का ध्यान रखता है। तो अलग अलग इस तरह सेक्शंस इसमें बने हुए होते हैं। ये तो एक सेंट्रलाइज हो गया। इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, उसका एक अपना ऑफिस होता है। उस ऑफिस में भी रीडर बैठते हैं, स्टेनो होता है, पीए होता है उनका, क्लर्क्स, सिविल क्लर्क, क्रिमिनल क्लर्क, पियोन्स, इस तरह बहुत सारे लोगों का जो ऑफिस होता है वो पूरा मेंटेन रहता है। उसी की वजह से ऑफिसर हियरिंग कर पाता है। ऑफिसर की मदद करने के लिए होते हैं वो ये सब लोग होते हैं, और इन कर्मचारियों के सहयोग के बिना किसी भी रूप में कोर्ट नहीं चल सकता। तो ये पूरी कोर्ट की बैकबोन होती है, और ये स्टाफ जितना इंटेलिजेंट होता है उतना ही आसान उस पीठासीन अधिकारी को अपना काम करने में आसानी होती है, वो एफिशिएंटली वर्क करता है। क्योंकि टाइम से किसी की कॉपिंग की नकल लगी है, किसी को मालखाना जमा कराना है, किसी को निकालना है, तो ये सारे काम फटाफट स्टाफ अगर करता रहता है तो पीठासीन अधिकारी को सुविधा रहती है। क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो जज होता है, उसका काम तो केवल ऑर्डर करना होता है। जो ऑर्डर की कंप्लायंस है वो यही जो ऑफिस के लोग हैं वो करते हैं।